गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और पिछले वीडियो में मैंने आपको 10th क्लास का मैथ्स का सिलेबस बताया था सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो आज हम मैथ्स शुरू करने वाले हैं। मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हालांकि आपका 4th चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आपका रियल नंबर है, लेकिन क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, आप जब तक स्टडी करेंगे तब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको यूज़ करना होगा। बार बार फिज़िक्स में भी आप इसका यूज़ करते हैं, कई सारी जगहों पर हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ में आती है। और क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और साथ ही साथ मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मेरा भी ये फेवरेट है, तो मैं यहीं से आज स्टार्ट करता हूँ। इसे पढ़ाने के पीछे मकसद मेरा ये है कि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, थोड़ा सा ये इजी है। वैसे तो सारे टॉपिक्स इजी हैं, लेकिन ये बहुत आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इक्वेशन का क्या मतलब है। तो हम जानते हैं कि किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में अगर हम दो एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि A इज़ इक्वल टू B, तो ये एक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर मैंने दो टर्म्स लिए हुए हैं, दो एक्सप्रेशन लिए हुए हैं। एक एक्सप्रेशन या टर्म जो है वो मेरा ये है और सेकंड ये है, और मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि A जो है वो किसके इक्वल है, B के इक्वल है। तो मैथमेटिकली अगर कोई स्टेटमेंट इस तरह से हो जिसमें कोई दो एक्सप्रेशन जो हैं वो एक दूसरे को इक्वेट करते हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को, ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। या बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर कहीं पर इक्वल का साइन आपको मिलता है तो आप उसे इक्वेशन कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूँ 3x + 5 इज़ इक्वल टू 8, तो यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन है 3x + 5 और इसको मैंने किसके साथ इक्वेट किया है, 8 के साथ इक्वेट किया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ये किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, जो कि इसकी राइट हैंड साइड है। तो ये एक जो है वो क्या है, इक्वेशन है। और जहाँ तक बात क्वाड्रेटिक की है, तो 9th क्लास में आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, फॉर एग्जांपल 2x² + 3x + 5, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 9th क्लास में आपने पढ़ा था, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो क्या है, इसकी डिग्री अगर हम देखें तो कितनी है, 2 है। तो कोई भी डिग्री 2 का जो पॉलिनोमियल होता है उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो फिर मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, और इक्वेशन होने के लिए क्या होता है कि वहाँ पर दो टर्म होने चाहिए, दो एक्सप्रेशन होने चाहिए जिनको हम इक्वेट कर पाएँ। तो अगर मैं इसी पॉलिनोमियल के आगे सपोज यहाँ पर मैं 0 लगा दूँ, तो मैं इसको अब क्या कह सकता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकता हूँ। क्या ये क्वाड्रेटिक है, पहली चीज़ तो आप कहेंगे यस, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 2 है। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या ये इक्वेशन है, तो आप कहेंगे यस, क्योंकि यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसको इक्वेट किया गया है किसके साथ, 0 के साथ, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन भी है। इट मीन्स ये जो है वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म मतलब वो देखने में जर्नली कैसी होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई आदमी है, आदमी जर्नली देखने में कैसा होता है, वैसे तो हर इंसान की शक्ल जो होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन जर्नली आदमी देखने में कैसा होता है, तो उसके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 आँखें होती हैं, 2 कान होते हैं, 1 नाक होती है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो जर्नली देखने में कैसी होती है, मीन्स उसकी जर्नल फॉर्म जो है वो क्या है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म है। अब यहाँ पर फिर से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा। अगर इस एक्सप्रेशन को मैं देखूँ तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो आप कहेंगे हाँ ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी डिग्री जो है वो 2 है। क्या ये इक्वेशन है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ये इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन मुझे दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट किया गया है 0 के साथ, मीन्स ये इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर मैं ये कहूँ कि इसमें c की वैल्यू 0 हो जाए, c की वैल्यू 0 हो जाए, तो ये एक्सप्रेशन जो बचेगा वो क्या रह जाएगा, ax² + bx = 0। ax² + bx = 0। तब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो हम ये कहेंगे कि अगर c 0 हो जाए तो क्या ये क्वाड्रेटिक रहेगा,
यस ये क्वाड्रेटिक रहेगा। और क्या ये इक्वेशन रहेगी? यस ये इक्वेशन भी रहेगी। इट मीन्स सी के 0 होने पर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सेकंड, अगर मैं ये कहूँ कि अगर इसमें b 0 हो जाए तो b 0 होने का मतलब ये है कि ये x वाला जो टर्म है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। इक्वेशन हमारी क्या बचेगी? ax² प्लस c इक्वल्स टू 0। तो अगर ये bx वाला टर्म यहाँ पर ना हो तो क्या ये क्वाड्रेटिक होगा? यस, ax² प्लस c ये क्वाड्रेटिक होगा। और क्या ये इक्वेशन होगी उस केस में? यस ये इक्वेशन होगी। तो इट मीन्स x वाला टर्म या ये कहूँ कि b भी 0 हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़, अगर यहाँ पर a 0 हो जाए, अगर यहाँ पर a 0 हो जाए तो a 0 होने का मतलब यह है कि x² का टर्म यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। उस केस में जो इक्वेशन मेरे पास रह जाएगी दैट इज bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या तब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक रह जाएगी? नहीं, तब इसकी डिग्री सिर्फ 1 रह जाएगी। इट मीन्स ये इक्वेशन उस केस में लीनियर होगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक नेसेसरी कंडीशन है दैट a इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको याद रखना है जब भी आपसे कोई पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म क्या होती है, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने में कैसी होती है, तो आप उसे बताएंगे कि जर्नली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 की फॉर्म में होती है। लेकिन यहाँ पर एक नेसेसरी कंडीशन है जो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, और वो नेसेसरी कंडीशन क्या है? दैट a कैन नॉट बी 0। a कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं बल्कि लीनियर हो जाएगी। आइए अब मैं कुछ एग्जाम्पल इसके लेता हूँ और बताता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कौन कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि ये इसमें डिग्री 2 है तो यस ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है, इट मीन्स ये इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, आपने फैक्टराइजेशन जो है वो 9th क्लास में पॉलिनोमियल में पढ़ा था, जिसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे और फैक्टर करते थे। तो पहला मेथड वही फैक्टराइजेशन मेथड है जो कि बहुत सिंपल है। अगर आपने 9th में फैक्टराइजेशन पढ़ा था तो आपको ये आता होगा, फिलहाल मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, जिसमें हम परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करते हैं और उसके थ्रू सॉल्व करते हैं। एंड थर्ड मेथड है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। तो ये तीनों मेथड 1 बाय 1 मैं आपको अभी समझाता हूँ। सबसे पहले मैं यूज करूंगा फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमें पता है कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहले x² का जो भी कोफिशिएंट होता है उसकी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो मिडिल टर्म होता है उसे इस तरह से 2 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है वो इस कांस्टेंट टर्म और x² के कोफिशिएंट के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। ये मेथड आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, तो मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। तो क्योंकि यहाँ पर 10 है और x² का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 10 1 = 10। अब मुझे 7 को स्प्लिट करना है, 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है इस तरह से कि उनका प्रोडक्ट जो है वो 10 आए, लेकिन सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए? 7। तो जैसे कि यहाँ पर 7 है तो 7 को मैं कई तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 7 को मैं 1 + 6 लिख सकता हूँ, 5 + 2 लिख सकता हूँ, 4 + 3 लिख सकता हूँ, लेकिन इस तरह से और भी बहुत सारे 8 - 1 भी लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे इनमें से कौन सा फैक्टर लेना है, कौन सा स्प्लिट जो है मैंने ठीक किया है जिनका प्रोडक्ट जो है वो क्या आ जाए? 10 आ जाए। तो देखिए अगर मैंने 1 + 6 लिया है तो 6 × 1 क्या आएगा? 6 आएगा, इट मीन्स मैं ये नहीं लूंगा। 5 × 2 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी कि ये मैं ले सकता हूँ। 4 × 3 क्या आएगा? 12 आएगा, इट मीन्स ये भी नहीं ले सकता हूँ। तो मैं ये भी नहीं ले सकता, ये भी नहीं ले सकता। मैं 7 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करूंगा, कैसे? 5 + 2। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? x², और ये जो 7 है इसको मैं लिखूंगा 5 + 2, साथ में यहाँ पर है x, और +10 इज इक्वल टू 0। आगे आपको बताइए, इसको मैं फैक्टराइजेशन कर दूंगा, इसको ब्रेक करूंगा, तो ये हो जाएगा x², ये मल्टीप्लाई होने पर 5x + 2x + 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन है, यस यहाँ से x कॉमन मिल रहा है, x² एंड 5x में x कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ पर कितना बचा है? x, ये है प्लस, यहाँ पर क्या बचा है? 5 ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा मुझे? 2, और मुझे क्या बचेगा अंडर ब्रैकेट x प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 इज इक्वल टू 0। अगेन x + 5 एंड x + 5 विच इज कॉमन, x + 5 इज कॉमन। नाउ x + 2 इज रिमेनिंग, x + 2 इज इक्वल टू 0। मीन्स मेरे पास 2 फैक्टर आ गए हैं, x + 5
इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं x प्लस 5 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू निकल के आती है -5, और अगर मैं x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू निकल के आती है -2। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकल के आए हैं, -5 एंड -2। ये मेथड, इसको मैं बोलता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड आपने 9th क्लास में पॉलिनोमियल में पढ़ा था। अब हम करते हैं नेक्स्ट मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आइए देखते हैं। आइए फिर से सेम एग्जांपल लेते हैं, लेकिन मेथड चेंज करते हैं। इस बार मेथड क्या रहेगा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस मेथड को बहुत ध्यान से समझिएगा, यह थोड़ा सा नया है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो किस तरह से हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे? सबसे पहले आपको मेरी बात ध्यान रखनी है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सबसे पहले क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ली हुई है वहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ में, इट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 1 है। अगर सपोज यहाँ पर 2 होता, अगर यहाँ पर 2 होता तो मैं पूरी इक्वेशन को क्या करता? पहले 2 से डिवाइड कर देता, जिससे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 हो जाता। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मुझे 1 बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 1 है तो मुझे कुछ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो क्या है? एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट जो है, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है? 7। आपको एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करना है, तो एक्स का जो कोफिशिएंट है 7, उसका आप हाफ कर देंगे। 7 का हाफ कितना हो जाएगा? 7/2। 7/2। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिख लेंगे, उसके बाद एक्स वाला टर्म भी लिख लेंगे, और x के कोफिशिएंट का जो आपने हाफ किया है उसका आप स्क्वायर करेंगे। पहले उसे ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर से मैं दोहरा दूं, सबसे पहले आपका काम क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको 1 बनाना है, क्योंकि हमारी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है। सेकेंड स्टेप क्या होता है? एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको आप हाफ करते हैं। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 7 है, तो आप 7 का हाफ करेंगे। 7 का हाफ मतलब 7/2 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसका स्क्वायर करेंगे और उस स्क्वायर को पहले ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x का कोफिशिएंट है 7, 7 का मैंने हाफ किया, वो हो गया 7/2, और 7/2 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा? 49/4। ये मैंने पहले ऐड किया, और जो आप ऐड कर रहे हैं वही आप सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, 49/4, और उसके बाद जो बचा है वो आप आगे एज इट इज लिख देंगे। तो +10 इज इक्वल टू 0। ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं आपके, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं। ये जो फर्स्ट 3 टर्म हैं ये आपके परफेक्ट स्क्वायर हो गए हैं। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? इसे लिखने का क्या तरीका है? तो आप ध्यान दीजिए, ये किसका स्क्वायर है? x का, तो आप पहले x लिखिए। ये थर्ड वाला जो टर्म आपने लिखा है ये किसका स्क्वायर था? ये 7/2 का स्क्वायर था, ये लिखिए। और बीच में यहाँ निशान आपको जो साइन लेना है वो प्लस लेना है या माइनस लेना है, डिपेंड करता है x के साथ कैसा साइन है, प्लस या माइनस। अगर x के साथ प्लस साइन है तो यहाँ प्लस बनाएंगे, अगर x के साथ यहाँ माइनस साइन होगा तो यहाँ माइनस बनाएंगे। तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पर x के साथ प्लस साइन है तो मैं यहाँ पर प्लस बनाऊंगा, और इसका ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया है। इट मीन्स x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49/4 के प्लेस पर क्या आ गया है मेरे पास? x प्लस 7/2 का होल ऑफ स्क्वायर। बाकी जो चीज़ें आपके पास बची हैं उन सबको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो इक्वल का साइन लगाइए, ये -49/4 है, इसको मैं राइट में ले गया तो ये +49/4 हो गया। ये +10 जो है ये राइट में जाएगा तो कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। ये कितना है? 49, और 4 × 10 कितना हो जाएगा? 40। 49 - 40 कितना हो जाएगा? 9/4। मेरे पास जो निकल के आया है x प्लस 7/2 होल ऑफ स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई है 9/4। आगे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये किस तरह से होगा? x प्लस 7/2 होल ऑफ स्क्वायर जो था वो कितना था? 9/4। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर स्क्वायर रूट आएगा, और जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वैल्यूज़ प्लस माइनस में आती हैं। तो 9/4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 3/2। ये प्लस माइनस आने का मतलब क्या है कि इसको आप सॉल्व करते वक्त एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। तो पहले हम लेते हैं पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। अगर मैं पॉजिटिव साइन लूँ तो इट मीन्स x प्लस 7/2 इज इक्वल्स +3/2। अगर मैं 7/2 को राइट में ले जाऊंगा
तो x इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस 7/2, क्योंकि 2 यहाँ भी अपॉन में है, यहाँ भी अपॉन में है, तो मैं इसे डायरेक्ट माइनस कर सकता हूँ। 2 इसका एलसीएम आ जाएगा और 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा, -4। 2 से मैं इसको कैंसिल करूँगा तो x इक्वल्स कितना आ जाएगा, -2। तो मैंने पॉजिटिव साइन लिया तो x की वैल्यू क्या निकल के आई है, -2। अगर मैं यहीं पर नेगेटिव साइन लेता हूँ, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन लेने का मतलब क्या है कि x प्लस 7/2 इज इक्वल्स, मैं क्या लूँगा, -3/2। तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है -3/2। इस बार 7/2 राइट में जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी -3/2 माइनस 7/2। 2 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा -3 एंड -7, तो -3 एंड -7 कितने हो जाएंगे, -10। 2 से इसको कैंसिल करूँगा तो 5 आ जाएगा, मीन्स x की वैल्यू आ गई -5। तो यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ निकल आई हैं, एक आ गई है -2 और दूसरी आ गई है -5। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसे भी हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल और लिया है ताकि ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम कंप्लीट इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसे अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स। इसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/16 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 हो चुका है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि आप x का कोफिशिएंट देखेंगे। x का कोफिशिएंट देखिए कितना है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1/2। तो जो भी x स्क्वायर का जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसको हम हाफ करते हैं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1/2, अगर मैं इसको हाफ करूँ तो ये हो जाएगा 1/4। हाफ करने के बाद उसका हम स्क्वायर करते हैं और उसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हाफ करने पर ये हो गया था 1/4 और जब मैं 1/4 का स्क्वायर करूँगा तो वो हो जाएगा 1/16। तो मैं इसमें 1/16 ऐड करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा, लेकिन कहां पर, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर और x का कोफिशिएंट लिखने के बाद हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1/4 का स्क्वायर हुआ था 1/16, तो मैं पहले क्या करूंगा, 1/16 को इसमें ऐड करूंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा, 1/16 को इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा और फिर जो बचा है उसको वापस लिख दूंगा। तो वापस यहाँ पर जो है वो क्या है, 1/16 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। अगर हम देखें तो ये -1/16 और ये +1/16 कैंसिल हो जाएगा, या अगर हम ये भी कह सकते थे कि 1/16 ऐड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से था। लेकिन मैंने इसको इस तरह से इसलिए किया ताकि वो मैंने जो आपको जो प्रोसेस बताया था वो सेम रहे, उसमें कोई चेंजेस ना हो। तो मैंने बताया था कि पहले जो 3 टर्म है वो हमारे क्या हो जाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर हो जाते हैं। किसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये किसका स्क्वायर है, x का, तो यहाँ पर आप x लिखिए। ये किसका स्क्वायर है, 1/4 का, तो यहाँ पर आप 1/4 लिखिए। बीच में साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है x के साइन पर। x का साइन क्या है, माइनस, इसलिए यहाँ पर आप लगाएंगे माइनस और इसका आप कर देंगे होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और बाकी आगे जो 1/16 और 1/16 है ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो राइट में मेरे पास क्या आ गया, सिर्फ 0। इट मीन्स x माइनस 1/4 इक्वल्स टू क्या आ गया है, 0। अगर मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो 0 का स्क्वायर रूट भी 0 आएगा। इट मीन्स मेरे पास क्या आएगा, x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। लेकिन याद रखिए कि ये 0 जो है वो किस में आएगा, प्लस और माइनस में आएगा, प्लस और माइनस में आएगा। लेकिन अगर मैं 0 प्लस में लूँगा तो माइनस का 1/4 उधर जाकर के प्लस 1/4 होगा, 0 प्लस 1/4, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1/4। अगर मैंने 0 को माइनस में लिया है और मैं इस -1/4 को उधर ले जाऊं तो -0 एंड प्लस 1/4, फिर से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1/4। यानी कि x की दोनों ही वैल्यूज यहां पर क्या आएंगी, 1/4 एंड 1/4 आएंगी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकले हैं। दोनों रूट्स कैसे आए हैं, सेम आए हैं और वो क्या आए हैं, 1/4 एंड 1/4। अगर यहां पर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको फिर से बता दूं, ये मैंने प्लस और माइनस 0 लिखा हुआ है। अगर मैं पॉजिटिव साइन लेता हूं, पॉजिटिव साइन लूँगा तो मैं इसे इस तरह से लिखूँगा, x माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू प्लस 0।
आप 0 के आगे प्लस ना भी बनाएं तब भी चलेगा। ये माइनस का 1/4 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 और प्लस 1/4 आ जाएगा। अगर मैं निगेटिव साइन लूँगा, तो मैं क्या लिखूँगा, x माइनस 1/4 इज इक्वल टू -0। हालांकि -0 भी क्या होता है, सिर्फ 0 ही होता है, इसलिए ये माइनस का 1/4 राइट में जाएगा तो प्लस 1/4 हो जाएगा, -0 तो 0 ही होगा, इसलिए x की वैल्यू यहाँ से भी क्या आएगी, 1/4 आएगी। लेकिन अगर 0 के प्लेस पर यहाँ कोई और नंबर होता तो मुझे उसे 1/4 के साथ सॉल्व करना पड़ता। तो आप याद रखेंगे कि जब भी आप यहाँ पर स्क्वायर हटाते हैं और राइट में ले जाते हैं, उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसके आगे आपको क्या लगाना होता है, हमेशा प्लस और माइनस लगाना होता है। ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं थर्ड मेथड भी यहाँ पर लूँगा, तो अगला मेथड जो है, जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और एक बात मुझे ये बात कहनी है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो भी आप ज़रूर बताएं, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, किस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को कवर कर सकें, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकें। थैंक यू।